तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी गलती आप मान रहे हैं कि कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स को चेक करे। चोरों के खिलाफ भी रूल तब बने थे जब पहली चोरी हुई होगी, पैसा बचाने के लिए या नॉलेज ना होने के कारण या बिना R&D के लोग इस काम में उतरे हुए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओला जैसा बड़ा ब्रांड, प्योर ईवी और ओकिनावा जैसे बड़े ब्रांड्स भी अपनी R&D में कहीं ना कहीं सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और चीप क्वालिटी प्रोडक्ट देने के होड़ में वो एक सही प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अगर लोगों को दिखे, अगर लोग इसको थोड़ा सा भी समझना शुरू करें तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लिमिटेशंस हैं उसको जाने। तो सर जो LFP बैटरी है और NMC बैटरी है, इसमें कॉस्ट में इनका कितना डिफरेंस रहता है? हमारे बर्फ तो गिरती नहीं है जी, हम -20 डिग्री में तो नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं कंपनी सिर्फ 1000-2000 रुपए बचाने के लिए क्वालिटी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। तो लोगों के बीच भी एक बात चल रही है कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस तरह का देखने को मिला आग पकड़ने का इंसिडेंट, उन सभी में NMC बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या NMC बैटरी जो इंडियन कंडीशन, जैसा कि आपने भी कहा, वेदर के लिए सूटेबल है कि नहीं है? क्या हमें LFP बैटरी की तरफ जाना चाहिए सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले ही कई ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को आग पकड़ते हुए देखा होगा, जिसमें आपने ओकिनावा, ओला S1 प्रो, प्योर ईवी जैसे ब्रांडेड स्कूटर्स को आग पकड़ते हुए देखा होगा। इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं लग पाया है। कंपनीज का कहना है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन कब तक चालू होगी इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बैटरी एक्सपर्ट और हमारे गेस्ट विकास बोकरा जी, जो कि दिल्ली से, और इनसे हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकता है इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का आग पकड़ने का। इसी के साथ आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज कहाँ गलती कर रही है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विकास बोकरा जी का, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम विकास बोकरा है और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ इलेक्ट्रिसिटा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का। हम लोग लिथियम बैटरीज के मैन्युफैक्चरर्स हैं और काफी समय हमने अपने R&D में लगाया है कि किस तरह की लिथियम बैटरीज को हमें जनता के लिए लाना होगा जो सेफ भी हो, परफॉर्मेंस में भी अच्छी हो और ड्यूरेबल भी हो। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है, एक सिंपल बात है कि आखिर एक गाड़ी के अंदर ऐसा क्या होता है जो इतनी बुरी तरह से जलता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसकी चेसिस होती है, उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर लगी हुई मोटर होती है, कंट्रोलर होता है और एक छोटा DC to DC कन्वर्टर होता है, आखिर में एक बैटरी होती है। शुरू की 4-5 चीजों में जो मैंने आपको बताया, बैटरी के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इतना धू धू करके जले। और इस तरह से जो हम वीडियोस में देख रहे हैं, जिस तरीके के हमने वीडियोस देखे, जो पिक्चर क्लिप्स हमारे पास आए, उन सबको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो चेसिस बर्न हुए हैं या बॉडी से अचानक बर्निंग शुरू हुई है या मोटर इतनी बुरी तरह से जली है। तो सिर्फ इकलौती चीज जो रह जाती है इस पूरे प्रकरण में, वो रह जाती है बैटरी जी। सिर्फ एक बैटरी ही ऐसी चीज है जो इस तरह से इतनी बुरी तरह से जल सकती है, सक्षम है जलने में, और कहीं कहीं पर तो एक्सप्लोजन भी हो रहे हैं। सर, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने उन वायरल वीडियोस को देखा? आप खुद एक लिथियम आयन मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस और क्या रिएक्शन था जब आपने खुद एक इस तरह की वीडियोस को देखा? देखिए, इन वीडियोस को देखते ही सबसे पहला रिएक्शन जो भी एक बैटरी एक्सपर्ट होगा, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अपना समय लगा चुका है, R&D कर चुका है, वो सबसे पहले एक ही बात बोलेगा कि साहब ये एक पुअरली बिल्ट बैटरी रही होगी। पुअरली बिल्ट यानी बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखा गया होगा। एक ऐसी बैटरी सामने आई और उसने अपने ऑपरेशंस के टाइम पर काम करते हुए इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये स्कूटर इस तरह से आग क्यों पकड़ रहे हैं? मैं थोड़ा सा इसकी और डीप जी बातों में आपको लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि ये क्यों जल रहे हैं और कैसे जल रहे हैं, इसके पीछे के रीजन को समझना जरूरी है, तो और डीपली और समझदारी से समझना जरूरी है।
जैसे मैंने बताया कि बैटरी अकेली सक्षम है जलने के लिए। अब वो बैटरी किस केमिस्ट्री पर बनी हुई है? बैटरी जिसको आप लिथियम आयन कहते हैं, हिंदुस्तान में एक्चुअली थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस आ गया है कि लिथियम आयन बोला जाता है एनएमसी बैटरी जी, और लिथियम फेरस फॉस्फेट की जो बैटरी होती है उस केमिस्ट्री की, उसको एलएफपी बोला जाता है जी। मैं एक करेक्शन यहाँ पर उस लिहाज से भी देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लिथियम बैटरीज जो भी हैं, जितनी भी प्रकार की आ रही हैं, उन सभी को लिथियम आयन कहना जरूरी है जी, क्योंकि वो सभी लिथियम के आयंस के फ्लो के ऊपर काम करती हैं जी। उनका केमिकल बिहेवियर जो है लिथियम आयंस के फ्लो के ऊपर, उन तीनों का, जो लिथियम कोबाल्ट है मैंगनीज के साथ, एनएमसी बोलते हैं जिसको हम, दूसरी बैटरी है लिथियम फेरस फॉस्फेट, तीसरी है लिथियम टाइटेनेट। अब ये सभी लिथियम आयन के एक्सचेंज के ऊपर काम करती हैं, इन सभी को लिथियम आयन कहना जरूरी है। व्हेन वी से लिथियम आयन, तो फिर उस लिथियम आयन बैटरी की अलग अलग केमिस्ट्री के ऊपर अलग अलग नाम उसके दिए जाते हैं। लिथियम आयन एनएमसी बैटरी को लिथियम आयन में ही एनएमसी बोला जाता है, एलएफपी में लिथियम आयन एलएफपी बोला जाता है, और तीसरी लिथियम आयन टाइटेनेट बोला जाता है। सो एक छोटी सी ये इंट्रोडक्शन बैटरी टाइप्स के ऊपर थी जी। अब हम आते हैं कि इन गाड़ियों में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में इस समय इन गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही हैं वो है एनएमसी बैटरी जी, लिथियम आयन एनएमसी बैटरी। एनएमसी यानी कि लिथियम के साथ निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट ऑक्साइड, ये केमिकल्स का कंपाउंड करके और उसको हम इन बैटरीज में यूज करते हैं जी। पहली चीज। दूसरी बात हुई लिथियम फेरस फॉस्फेट, इसमें थोड़ा सा अच्छा मटेरियल कंपाउंड, फेरस यानी आयरन और फॉस्फेट, इसको मिला के लिथियम के साथ एक कंपाउंड क्रिएट किया जाता है जी। तीसरा होता है लिथियम टाइटेनेट। अब टाइटेनेट चूंकि महंगा है, हालांकि उसकी साइकिल लाइफ बहुत ज्यादा है, उसका लाइफ करीब करीब 20-30 साल तक चलता है, तो अभी उसको यहाँ पर लोगों ने इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया है, कॉस्ट भी ज्यादा है उसकी। तो दो केमिस्ट्रीज यहाँ पर पॉपुलर हो रही हैं, एनएमसी और एलएफपी। एनएमसी क्योंकि बहुत टाइम से चली आ रही है, उसका एक लंबा इतिहास है, और उसको हमने एज इट इज, जैसे बाहर से चाइना से आई या ताइवान से आई है, जहां से भी जो इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, उन्होंने जैसे वहां से लिया उसको बिना सोचे समझे यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी। वो जो बैटरीज हैं वो अपने आप में, उनके अंदर जो हीट है वो काफी ज्यादा क्रिएट होती है, उसका जो थर्मल रनवे है वो काफी लो है, थर्मली थोड़ी सी अनस्टेबल कही जाएंगी। हालांकि प्रोडक्टिविटी में वो बेहतर होती हैं, वो एनएमसी से, हाँ जी, एनएमसी बैटरीज प्रोडक्टिविटी में ज्यादा अच्छी होती हैं, एनर्जी डेंसिटी उनकी अच्छी होती है। लेकिन दो चीजें जिनके ऊपर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी में एनएमसी के ऊपर ज्यादा फोकस ना रखूं, वो सबसे बड़ा एक पहलू है उसका अनसेफ होना, क्योंकि उसका थर्मल रनअवे काफी लो है, यानी वो बहुत जल्दी ही टेम्परेचर अटेन कर लेती है, और वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर जो और मटेरियल लग रहे होते हैं बैटरी के अंदर, सॉरी, उसके जो इग्निशन टेम्परेचर तक रीच कर जाता है और उसमें आग लग जाती है। आसान भाषा में कहे तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? जल्दी गर्म हो जाती है, और जल्दी ही उसके गर्म होने के बाद जो पुअरली बिल्ट बैटरी, जैसे मैंने नाम बताया था अभी, कि जो अच्छे से नहीं बनी है, जिसके अंदर उसकी जो हीट ट्रांसफर को कंटेन करने के लिए मटेरियल नहीं लगाया गया है, या कुछ ऐसा मटेरियल लगा दिया गया जो खुद ही जलने लग जाएगा। बैटरी तो जलेगी ही जलेगी, लेकिन वो मटेरियल पहले ही जलने लग जाएगा, तो उस मटेरियल को लगाने के कारण इन बैटरियों को हम पुअरली बिल्ट बैटरीज बोलते हैं जी। पैसा बचाने के लिए, या नॉलेज ना होने के कारण, या बिना R&D के लोग इस काम में उतरे हुए हैं, तो इस कारण से ये बहुत आसान व्यवहार दिख रहा है कि ये बैटरियां गर्म हो रही हैं और जल रही हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओला जैसा बड़ा ब्रांड, प्योर ईवी और ओकिनावा जैसे बड़े ब्रांड्स भी अपनी R&D में कहीं ना कहीं सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, और चीप क्वालिटी प्रोडक्ट देने के होड़ में वो एक सही प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये एकदम से बोल देना कि उन्होंने R&D पर ध्यान नहीं दिया या उन्होंने चीप प्रोडक्ट लगाए, क्योंकि उन्होंने अपनी
ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जी एक मैथमेटिकल बात समझें आप। जी जिन्होंने हजारों गाड़ियां बेच दी, उनकी एक गाड़ी में ऐसा कुछ आया, गलत हुआ, जी तो वो एक गाड़ी से उन हजारों गाड़ियों का भविष्य और उनका जो पास्ट है या कंपनी के ऊपर एक जजमेंट ले लेना, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। कभी एक आध बैटरी में ऐसा हुआ है, अगर किसी ने 20,000 गाड़ियां बेच दी हैं, 20,000 बैटरियां बेच दी हैं, उनमें कुछ ऐसा बिहेवियर निकल के आया एक या दो में, तो उसके लिए हम वो 19,980 को भी सेम कैटेगरी में खड़ा करें, ये समझदारी नहीं है। जी लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है। जी अगर 19,980 में नहीं होता है और सिर्फ 20 में होता है, तो कहीं तो कोई चूक है, और वो चूक का असेसमेंट करना जरूरी है। लेकिन लोग इस बात को लेकर भी डरे हुए हैं कि चलिए 19,080 स्कूटर तो नहीं जले, लेकिन कहीं वो जो अपना स्कूटर खरीदे वो एक स्कूटर निकल जाए जो जल जाए, इसीलिए लोग अब डर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में। तो उस पर बिल्कुल आप क्या बिल्कुल। कहेंगे? मैं ये एक अपनी सजेशन देना चाहूंगा कि खरीदने वालों को थोड़ा सा और जागरूक होना पड़ेगा। जी हम जा करके, मैं एक बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ कि हम जा करके सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, हम्म तो भी तो हम कुछ चुनते होंगे ना उसमें से, कि हम्म ढेर में जो हमें दुकानदार ने दे दिया वो ले लिया, ऐसा तो नहीं होता। जी कहीं ना कहीं हम भी अपनी पसंद सामने रखते हैं कि नहीं, मेरे को ये चीज चाहिए, जी मुझे मुझे ये ज्यादा पसंद आ रहा है, मुझे वो वाला आलू पसंद नहीं आ रहा, तो कहीं तो वो चॉइस होती है। जी अगर हमारा जो कंज्यूमर है वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए, उसको ये समझ में आए कि बेटर क्या है और उसकी चॉइस क्या है। हम्म मैं आपके सामने दो चीजें रखूं कि साहब, एक बैटरी है जिसमें एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, हम्म वो आपको शायद 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा दे देगी, हम्म लेकिन उसका थर्मल रनअवे लो है, जी उसका लाइफ साइकिल कम है। ये 3 पॉइंट है, यानी परफॉर्मेंस अच्छी है हम्म और टेम्परेचर के सामने वो धराशायी जल्दी हो सकती है, हम्म और दूसरी बात, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी थोड़ी सी कम है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये तो पहला हुआ। और दूसरा वो हुआ सेल, जो वो बैटरी हुई जो परफॉर्मेंस में शायद 10% नीचे होगी, 8% नीचे होगी, हम्म लेकिन उसकी लाइफ साइकिल 3 गुना है। लाइफ साइकिल 3 गुना है जी एलएफपी के अंदर। जी और थर्ड, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो उसकी हाई है, यानी कि गर्म नहीं होती है, जल्दी गर्म नहीं होती है, जल्दी नुकसान नहीं होते हैं। तो आप क्या पसंद करेंगे? जी मैं परफॉर्मेंस बॉडी पर्सनली तो मैं उसी बैटरी को पसंद करूंगा जो मेरे बजट में भी आ जाए और जो अच्छी भी हो, जिसमें मुझे ज्यादा रेंज भी मिले, इसी के साथ ऐसे जलने वाले इंसिडेंट भी ना हो, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम बाहर देश जैसी नहीं है। यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जाते हैं, हर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है 1.5 लाख के आसपास का है। तो लोगों के ज्यादातर यही रहते हैं कि 1.5 लाख का स्कूटर खरीदने से अच्छा मैं कुछ और पैसे डालकर एक कार क्यों ना खरीद लूं। इसीलिए बिल्कुल मुझे का। जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर, उसमें आप लोगों को कैसे समझाएंगे? नहीं, मैं चाहूंगा कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्कूटर खरीदें। हम्म कोई इसको इन इन हादसों को लेकर के कोई अपने परचेजेस को और डिसीजंस को डिफर ना करे। हम्म हादसे होते हैं, जी हम सड़कों पे भी देखते हैं, कई बार गलतियां होती हैं, हादसे होते हैं, तो क्या हम गाड़ियां खरीदना बंद करते हैं? जी नहीं करते। हाँ, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हमको खरीदते समय जो ब्रांड हम खरीद रहे हैं उसके अंदर बैटरी कौन सी है, जी क्या वो एनएमसी है, क्या वो एलएफपी है, मेरी अपनी चॉइस क्या है। थोड़ा सा होमवर्क करके चलें, जी कोई भी चीज खरीदने से पहले होमवर्क करके चलें कि मुझे एक्चुअली क्या खरीदना है, मुझे कौन सी बैटरी चाहिए, क्या मुझे लेड एसिड से ही काम चलेगा, या मुझे एनएमसी से काम चलाना है, या मुझे एलएफपी से काम चलाना है। ये समझदारी खुद की होनी बहुत आवश्यक है। जी दूसरा एक पहलू और भी है कि कई बार हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने ऐसा दे दिया हमको। जी हमने खुद भी तो सोचना था, हमें खुद भी तो अपनी पसंद पता होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या। तो इग्नोरेंस एक शब्द है, इग्नोरेंस यानी हमें नॉलेज नहीं है। जी वो नॉलेज ना होना, अवेयरनेस ना होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है इन चीजों का। सर, जो कि आपने अभी मुझे बताया कि कस्टमर को खरीदने से पहले क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो कंपनीज है वो इन बातों को बताती नहीं है। तो आप एक कस्टमर किस तरह से जानेगा इन सब बातों को? देखिए, आजकल हर चीज ना, जो नॉलेज है वो अवेलेबल है। जी
हम एक नए जमाने में जी रहे हैं। यहाँ पर नॉलेज बड़ी आसानी से अवेलेबल है। यहाँ पर छोटी से छोटी चीज आपको इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हो जाती है, उसके बारे में जानकारी लेना आसान हो जाता है। और आप अगर जाएं किसी शोरूम पर गाड़ी खरीदने के लिए तो उनसे भी सवाल पूछें। उनसे पूछें कि कौन सी बैटरी आप दे रहे हैं, उनसे पूछें कि इस बैटरी की कार्य क्षमता में क्या क्या कमियां हैं, और उनसे ये भी पूछें कि साहब जो गाड़ियां अभी तक जो हादसों की शिकार हुई हैं, क्या उनमें यही बैटरियां थी या कुछ और था। जी। और ये भी कोई जानकारी सवाल उसकी थर्मल इंटेंसिटी को लेकर, और भी क्या क्या सवाल है जो कस्टमर्स को पूछने चाहिए अपने स्कूटर खरीदने से पहले? देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी तो हम सबको पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी में एलएफपी बैटरी ज्यादा बेहतर है, एनएमसी से ज्यादा बेहतर है थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि उसका थर्मल रनअवे काफी ऊपर है, करीब 250 डिग्री तक है, जहां तक ये टेम्परेचर पहुंचते नहीं है, जबकि एनएमसी के करीब 150 या उससे भी हल्के से नीचे ही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के तौर पे ये जानकारी सब खुद होनी चाहिए जो भी ईवी के अंदर जा रहा है। ईवी एक नया बिजनेस है, एक नई टेक्नोलॉजी है। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ कमियां जुड़ती हैं। हमें उन कमियों को समझना है और अपने ऑपरेशंस को उन कमियों के साथ चलाना है कि हाँ भाई, हमें मालूम है कि ये लगातार अगर हम 60 किलोमीटर चलाएंगे इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, कंट्रोलर का भी बढ़ सकता है। कई बार मैंने काफी R&D किया हुआ है इसके ऊपर। मैं करीब 1.5 साल की मेरे पास वैलिडेशंस है डिफरेंट R&Ds की। मैंने LFP पे भी बहुत रिसर्च की है, मैंने NMC पे भी बहुत रिसर्च की है, मैंने गाड़ियों के अंदर भी बहुत रिसर्च की है इसको लेकर के टेम्परेचर्स पर बहुत ज्यादा, क्योंकि हम गर्म प्रदेश में रहते हैं जी। हमारे यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचता है कहीं कहीं तो, और गर्मी में धूप में शायद वो जिसको हम 45 मानते हैं वो शायद उस बॉडी के अंदर, लोहे के डिब्बे के अंदर जहाँ बैटरी है, शायद वो 50 डिग्री पहुंच जाता है। अब अगर हमारा जो सेल है वही 50, 55 या 60 डिग्री तक सेफ माना जाए तो 50 डिग्री तो पहले एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया। एम्बिएंट यानी आपका आसपास का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर। अब उस 50 डिग्री की बैटरी को यदि आप चलाना शुरू करेंगे और उसका डिस्चार्ज होगा, यानी आपने उसको 30-40 एम्पियर, जो भी आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है, उस एम्पियर से उसको करंट को ड्रॉ करना शुरू किया, तो उस सेल का, उस बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो बढ़ता है लगभग एम्बिएंट टेम्परेचर से 20 से 30 डिग्री तक। अगर 20-30 डिग्री एम्बिएंट से वो ज्यादा गर्म बैटरी हो जाएगी तो जो हालात दिख रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं, वो होंगे। तो उसको समझना जरूरी है जी। तो लोगों के बीच भी एक बात चल रही है कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस तरह का देखने को मिला आग पकड़ने का इंसिडेंट, उन सभी में एनएमसी बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या एनएमसी बैटरी जो इंडियन कंडीशन, जैसा कि आपने भी कहा, वेदर के लिए सूटेबल है कि नहीं है? क्या हमें एलएफपी बैटरी की तरफ जाना चाहिए सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में? इंडियन टेम्परेचर्स में तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि हमें थोड़ा ज्यादा फोकस एलएफपी पर देना चाहिए जी, क्योंकि एलएफपी थोड़ी स्टेबल बैटरी है, हायर थर्मल स्टेबिलिटी उसके अंदर आती है, और हम जिस प्रदेश में, हमारे बर्फ तो गिरती नहीं है जी, हम -20 डिग्री में तो नहीं रहते जी, हमारा टेम्परेचर ही +10 से लेकर के और +45 तक है। और ये जो गर्म टाइम है, ये जो समर्स हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए जी। मैं डराने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल की गर्मियों में यहाँ पर गंभीर लॉकडाउन रहा है जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक तो गिनती में कम थे जी, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर नहीं आ पाए थे क्योंकि गर्मियों में लॉकडाउन था, 2020 में भी, 2021 में भी। अब 2022 की गर्मियों में वो लॉकडाउन नहीं है जी, और उन गर्मियों में ये गाड़ियां अपने पूरे परफॉर्मेंस में बाहर निकल रही हैं, आ रही हैं, और पिछले साल में तो हमने देखा है कि एक जबरदस्त बूम आया है इसकी सेल में जी। तो इन गर्मियों में हमें बहुत संभालना है, बहुत कंटेन करना है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अगर लोगों को दिखे, अगर लोग इसको थोड़ा सा भी समझना शुरू करें, तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लिमिटेशंस हैं उसको जाने, अपनी बैटरी की लिमिटेशंस को जाने, कि हमें क्या उतनी गर्मी के अंदर उतनी लंबी दूरी तय करनी चाहिए जितनी अगर वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी हादसे हुए हैं वो 2 ही कंडीशंस में हुए हैं, या तो चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है। यानी चार्जिंग के टाइम पर करंट उस बैटरी के अंदर जा रहा है तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब हम ड्राइव कर रहे हैं उसको तो डिस्चार्जिंग हो रही है, करंट बाहर आ रहा है,
तो भी बैटरी गर्म हो रही है। दोनों ही कंडीशंस खतरनाक है। तो हमें ये समझना है, हम सबको, ये हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास एक ईवी है, हमने एक टू व्हीलर ईवी खरीदा हुआ है, मैं अभी सिर्फ टू व्हीलर की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के अंदर तो उसको गर्मी को, उसके टेम्परेचर को कंटेन करने के लिए प्रोविजंस दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि साइज एक एक स्कूटी का बहुत छोटा सा होता है, उसके अंदर बैटरी का साइज भी बहुत ही कंटेन्ड होता है, उसके अंदर वो सारे लिमिटेशंस को हम पूरा नहीं कर सकते। तो जो कंपनियां भी इसको बना रही हैं, जैसे भी बना रही हैं, अगर वो एनएमसी बना रही हैं तो वो शायद उसका टेम्परेचर कंटेन नहीं कर पा रही है। वो हमें खुद समझना है कि हमें हमारे ऑपरेशंस कैसे होनी चाहिए। जी जी। तो सर जो एलएफपी बैटरी है और एनएमसी बैटरी है, इसमें कॉस्ट में इनका कितना डिफरेंस रहता है? कॉस्ट लगभग आसपास है। और लगभग आसपास। मैं ये कहूंगा कि एक इंसानी जान से, ह्यूमन लाइफ से बड़ा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। ह्यूमन लाइफ जो है वो, उसकी कॉस्ट कोई आज तक नहीं बता पाया है, वो अमूल्य है। तो किसी भी तरह की अगर 1000-2000 रुपए की कॉस्ट का फर्क आ रहा है, अगर एनएमसी थोड़ी सी सस्ती बनती होगी, एलएफपी थोड़ी सी महंगी बनती होगी, तो वो कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि हमने 1000 रुपए सस्ती गाड़ी बेचनी है तो हम एनएमसी लगा दें। ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी सिर्फ 1000-2000 रुपए बचाने के लिए क्वालिटी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। नहीं, मैं इसको दूसरे रूप में भी कहना चाहता हूँ ना। यहाँ सिर्फ